नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी अध्यापक अध्यापकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम मार्च महीने में प्रस्तावित हो गया है और यह संभावित है कि तीसरे सप्ताह में हो जाए। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2022 का पेपर मैं लेकर के आ रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस बने थे और कैसे एक मॉडल आंसर लिखा जाए जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अच्छा, मेरिट की बहुत बड़ी भूमिका होती है सिलेक्शन में। अगर आपको अध्यापक बनना है उत्तर प्रदेश में तो आप जानते होंगे, मैं तो 69,000 बैच से हूँ और ये मैंने अपने फ़ोटो भी लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपने विद्यालय का बच्चों के साथ मैंने लगा दिया है जिससे आप देख करके मोटिवेट हुए। तो मेरिट बनने में जब आप देखेंगे तो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है, टेट का तो अभी कोई ऐड नहीं किया जाता, लेकिन सुपर टेट का नंबर जोड़ा जाता है और एकेडमिक गुणांक भी देखे जाते हैं। तो आप अगर अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, जिससे कि आपको सुपर टेट में अगर कम नंबर भी थोड़ा सा मिलता है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो वह अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद है 21A यानी 21 फर्स्ट जो कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये उनका मूल अधिकार है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख 350 फर्स्ट यानी 350A में है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, यूएनओ के द्वारा पारित किया गया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो उड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में भेजा गया। द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो कोठारी जी ने की थी, दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी जी ने किया था। इसमें सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो एनसीटीई भा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 इसमें सही हो जाएगा। आ ऑप्शन इसमें सही होगा। किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ 1995 से किया गया है। बा ऑप्शन इसमें सही होगा। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना और स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। उपयुक्त सभी इसमें दा ऑप्शन सही हो जाएगा। दा, ये सभी जो है मिड डे मील योजना के उद्देश्य हैं। शिक्षा को सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट। उपयुक्त सभी इसमें दा ऑप्शन यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र होगा। इसमें कौन सा क्षेत्र होगा? ग्रामीण क्षेत्र होता है। सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बीईपी क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना। आ ऑप्शन इसमें सही है। बीईपी बेसिक शिक्षा परियोजना, इसमें आ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? शिमला शिक्षा आयोजन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 15वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? तो बाल अधिकार याद रखिएगा, डेट याद रखिए, 10 दिसंबर 1950 को, 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। 17वां प्रश्न है, उड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। 2 गुण क्या हैं उड के घोषणा पत्र के? तो इसने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। किस पर? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक होनी चाहिए और तकनीक, यानी आपको जो है जैसे इस तरह के विद्यालय खुले हैं, आईटीआई वगैरह जो हो गए, वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ावा देने की बात किए थे वुड ने, चार्ल्स वुड ने। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। और दूसरा है कि इसने निजी स्कूलों को बिना भेदभाव के सरकारी अनुदान देने का सुझाव दिया। प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए, जिस तरह से सरकारी स्कूलों को दिया जाता है उसी तरह से प्राइवेट स्कूल को भी बिना भेदभाव के अनुदान दिया जाना चाहिए। इससे अर्थ क्या निकला कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसने 3 प्रेसिडेंसी शहरों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो यशपाल समिति के कुल 8 खंड हैं। कितने खंड हैं? 8 खंड हैं कुल यशपाल समिति के। 19वां प्रश्न है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 3 उद्देश्य दिया गया है, 2 ही अगर आप लिख करके आते हैं पूरे अंक आपको मिलेंगे, नो डाउट। प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। पहला तो ये हो गया कि प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चा घर से आ रहा है तो घर की भाषा ही समझेगा, अपनी लोकल लैंग्वेज ही समझेगा, तो मातृभाषा में ही प्राइमरी में शिक्षा देनी चाहिए, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर भी, यानी 6 से 8 में अगर बच्चा पहुंच रहा है तो वहां भी शिक्षण जो है होना चाहिए स्थानीय भाषाओं में, उन्होंने ऐसा कहा। और तीसरा है कि 14 साल की उम्र तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करनी चाहिए, और यह तो आज भी लागू है। 6 वर्ष से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखें। तो 2 उद्देश्य क्या हैं पोषाहार वितरण योजना के? आइए देखते हैं क्या है 2 उद्देश्य। तो इसमें पहला है कि शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता, ये हो गया। और दूसरा है दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना। दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना, ये पोषाहार वितरण योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। मिड डे मील, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे चले जाते हैं, मैंने तो देखा है, मैंने महसूस भी किया कि कुछ बच्चे जो है सुबह में चले जाते हैं, 8 बजे का स्कूल होता है तो बच्चे चले जाते हैं, खाए नहीं रहते हैं। अब जैसे ही 12 बजने को होता है, सर कब इंटरवल होगा, कब भोजन मिलेगा, भूख लग गई है, पूछते हैं बेटा खा के नहीं आया? तो कहते हैं नहीं सर, खा के नहीं आए। तो इसलिए जो है मिड डे मील योजना चलाई गई। तो इसमें जो है गरीब वर्ग का बच्चा भी वो रुकेगा। भाई जब दोपहर में भोजन उसको स्कूल पर ही मिल जा रहा है तो वो घर क्यों आएगा खाना? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला जो है वो है या सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराता है। दूसरा है यह कार्यक्रम शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। सर्व शिक्षा अभियान देखिए यह क्या करता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। और दूसरा कि शिक्षा में जो लैंगिक भेद है और जो सामाजिक भेद है उसको भी कम कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे? तो हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए देखिए क्या सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए, और तीसरा जो है कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीसरा है, हंटर कमीशन ने यह जो है सुझाव दिए थे।
डीपीईपी परियोजना के दो कार्य लिखिए। तो डीपीईपी परियोजना के दो कार्य निम्न है। इस कार्यक्रम का मकसद जो है सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच मुहैया कराना, यानी 1 से 5 तक सभी बच्चों को शिक्षा मिले। और दूसरा क्या है, शैक्षिक पहुंच में असमानताओं को कम करना। ये डीपीईपी परियोजना के प्रमुख कार्य हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश जो होता है वह 1608 ईस्वी में होता है। कब? 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी के जहाज हेक्टर, जहाज का नाम याद रखिए, हेक्टर ने सूरत के बंदरगाह पर लंगर डाला था। तो 1608 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में ही हो जाती है। 25वां प्रश्न है कि मिशनरी स्कूलों की दो विशेषताएं बताइए। तो मिशनरी स्कूलों की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इन स्कूलों में ईसाई बच्चों के लिए बाइबिल शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। बाइबिल शिक्षा, ईसाई बच्चे हैं तो बाइबिल यानी धार्मिक पुस्तकें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। और दूसरा जो है, इन स्कूलों में हायर सेकेंडरी एजुकेशन और मिशनरी एजुकेशन पढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, सन भी याद रखिए कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1780 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जो गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग, इन्होंने की थी। यह भारत में ब्रिटिश शासन के तहत राज्य द्वारा प्रबंधित पहले शैक्षिक संस्थानों में से एक था। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग की मुख्य सुझाव। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग ने एक के सुझाव दिया था। क्या दिया उन्होंने कहा कि भैया धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए ना, बिल्कुल नहीं। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो छनाई का जो सिद्धांत है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि लॉर्ड मैकाले ने छनाई के सिद्धांत के तहत उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा का प्रावधान किया था। उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा का प्रावधान किया कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और वहीं से शिक्षा फिल्टर होकर के निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। हम निचले वर्ग को शिक्षित नहीं करेंगे, वहां पर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। इस सिद्धांत के मुताबिक अंग्रेज सरकार केवल ऐसे वर्ग को शिक्षित करना चाहती थी जो उनके अनुकूल हों। उनके अनुकूल हों का मतलब कि उनके जैसी विचारधारा रखते हैं, उनके जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को शिक्षित किया जाए। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, नवीन शिक्षा नीति के दो दोष बताइए। तो नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है, जिससे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है। बिल्कुल सही है। और डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जोर देने से शिक्षा तक पहुंच बढ़ सकती है, लेकिन सभी छात्रों तक समान पहुंच नहीं है, यह भी दोष है। आचार्य राममूर्ति समिति की दो प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो राममूर्ति समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं, उन्होंने क्या कहा है? पहला तो मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, यानी शिक्षा में मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। और दूसरा है कि स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वह इस प्रकार थी कि इन्होंने शिमला में एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया था। शिमला में शैक्षिक सम्मेलन एक आयोजित किया था। और दूसरा है कि इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था। तीसरा है कि इस अधिनियम का मकसद भारतीय विश्वविद्यालयों पर औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। चौथा, इस अधिनियम के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गुरदास बनर्जी ने अपनी असहमति जताई थी। तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वह इस प्रकार थी। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गुरदास बनर्जी ने अपनी असहमति जताई थी कि इस तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए।
32वां प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसमें जो है क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है कि बर्बादी और ठहराव को कम करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, खासतौर पर लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना। और तीसरा है कि देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना। मानव और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना। शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों के लिए जरूरी खिलौने और खेल सामग्री उपलब्ध कराना। मानचित्र, चार्ट और अन्य शिक्षण और खेल सामग्री उपलब्ध कराना। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो पी मोस्ट का फुल फॉर्म पहले तो ये जान लीजिए, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रोग्राम ऑफ मास मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। यह स्कूल शिक्षकों के लिए एक सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? स्कूल शिक्षकों के लिए, यानी जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए है यह कार्यक्रम। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने साल 1986-1990 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को शिक्षा से जुड़ी नई चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। पी मोस्ट कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं? तो पहला तो है कि यह स्कूल शिक्षकों के लिए एक सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। इसका मकसद शिक्षकों को शिक्षा की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने साल 1986-90 में की थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत साल 1988 ईस्वी में हुई थी। यह परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा बाल श्रम को खत्म करने के लिए चलाई गई थी। बाल श्रम को खत्म किया जा सके, इसलिए यह परियोजना चलाई गई थी। तो इसके लक्ष्य क्या हैं? बाल श्रम परियोजना के लक्ष्य क्या हैं? पहला है कि खतरनाक कार्यों में काम करने वाले बच्चों को पुनर्वास देना। बच्चों को जोखिम भरे कार्य से हटा दिया जाता है। और दूसरा क्या है कि इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जोड़ना। ऐसा ना हो कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से ही वंचित हो जाए। तीसरा है कि इन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन बच्चों को मध्याह्न भोजन देना, इन बच्चों को वजीफा देना, इन बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल करना। यह जो है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रमुख लक्ष्य है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? तो एनसीईआरटी के मुख्य कार्य निम्न है। तो हालांकि इतना लिखना जरूरी नहीं होता है, ये तो मैंने इतना लिख दिया है कि आप लोग इनमें से अगर आप 3 से 4 अगर आप लिख देते हैं तो यानी 70 से 80 शब्द के अंतर्गत अगर आप लिखते हैं तो आपको भी पूरे अंक दिए जाएंगे, नो डाउट, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 दिया गया है तो 10 के 10 लिखें। इसमें से आप कुछ लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। जो आपको मौके पर याद रहे वही आप लिख दीजिएगा। तो एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? एनसीईआरटी के मुख्य कार्य है कि स्कूली शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में शोध करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना। स्कूलों में शिक्षा पद्धति में बदलाव और विकास लाना। पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना। शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री वगैरह विकसित करना, यह एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में आता है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। नई शैक्षिक तकनीकों और प्रावधानों का विकास करना और प्रसार करना। नई नई टेक्निक्स के माध्यम से कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, यह भी एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य होते हैं। रिसर्च होते रहते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। आज जो है शिक्षा बाल केंद्रित है ना। आज शिक्षा बाल केंद्रित है कि बालक किस तरह से पढ़ना चाहता है। 7वां है स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों में विचारों और सूचनाओं का संशोधन गृह के तौर पर काम करना।
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करना, राज्य सरकारों एवं अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा से जुड़ी सलाह देना, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना, यह जो है एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं। तो आज का प्रश्न यहीं तक था। आज का प्रश्न यहीं तक था, है ना? तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको किस तरह से लिखना है कि जिससे अधिक से अधिक अंक आपको मिले, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। और जल्दी ही आप भी बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक होकर के शिक्षण कार्य प्रारंभ करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।